डिस्कस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएफ के एमसीक्यू को। ये पार्ट 5 है। पहले 3 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर, इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। पार्ट 4 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे 30 क्वेश्चन तक। पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, ये भी रिलेटेड है एनआई से एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड्स इंक्लूड, माल में सम्मिलित होता है। तो जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब गुड्स के अंदर आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत। लैंड हो गया, ओपन प्लॉट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु इज़ गेटिंग राइट ऑफ रीसेल, पुनः विक्रय का अधिकार किसे मिलता है? तो वो होता है अदत्त विक्रेता, अनपेड सेलर। किसी ने वस्तु बेच दिया है, उसका पैसा अभी उसको नहीं मिला है, चाहे 1 रुपया भी बकाया हो, तो उसे अनपेड सेलर कहते हैं और उसके पास राइट टू रिटेन, राइट टू रीसेल, ये सारे राइट्स रिजर्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सेल्स क्रिएट्स द राइट ऑफ, बिक्री डैश का अधिकार देता है, तो ये देता है रेम का अधिकार। अब रेम का अधिकार, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनेम होता क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। बी के पास कोई वस्तु है एक्स, वो 500 रुपीज़ में बेचना चाहता है, ए उसको खरीदना चाहता है। तो इनके बीच में जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, ठहराव हुआ है, वो क्या करता है, राइट इन पर्सोनेम देता है, यानी कि अगेंस्ट पर्सन एक अधिकार देता है। मान लीजिए बी धोखा दे दिया और सामान उसको नहीं दिया, ए को नहीं दिया, तो ए किसके ऊपर केस करेगा, बी के ऊपर केस कर देगा। मान लेते हैं अभी कि बी ने धोखा नहीं दिया। जब बी धोखा नहीं दिया, यानी कि बी ने अपना गुड एक्स दे दिया ए को और ए ने 500 रुपये बी को दे दिया। अब जो प्रॉपर्टी एक्स है वो अब किसकी हो गई है, ए की हो गई। अब ए के पास अधिकार हो गया है राइट इन रेम अगेंस्ट वर्ल्ड, यानी कि इस प्रॉपर्टी को अगर कोई भी क्षति पहुंचा देता है, कोई भी हार्म करता है, तो ए उसके ऊपर केस कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट वर्ल्ड, यानी कि ऐसा कोई भी अधिकार हमें मिले जो पूरी दुनिया के विरुद्ध हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे होता है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, वो एजुकेट हो सकता है, वो जितना मन करे उतना पढ़ सकता है। वैसे होता है राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो वो क्या होता है, पूरी दुनिया के विरुद्ध हमें अधिकार मिला हुआ है। और पर्सोनेम मतलब क्या है कि किसी एक पर्सन के विरुद्ध हमें अधिकार मिलता है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसमें राइट इन रेम होता है, और वहीं पर जब एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें राइट इन पर्सोनेम होता है। आई होप समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स द राइट ऑफ, बिक्री के लिए समझौता डैश का अधिकार बनाता है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि ये पर्सोनेम का अधिकार बताता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेल इन सच एन एग्रीमेंट विच हैज़ बीन, विक्रय एक ऐसा ठहराव है जो किया गया है। तो ये कैसा होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, मतलब वो काम हो चुका है। सेल में क्या होता है, सेल और एग्रीमेंट दोनों को एक साथ लेके चलेगा। एग्रीमेंट में क्या है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन सेल में क्या होता है, वो काम हो चुका रहता है। तो जो फ्यूचर में करेंगे उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, यानी कि निष्पादकीय, भविष्य में वो काम होगा। और सेल क्या होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट इम्प्लाइज टू, विक्रय अधिनियम किस पर लागू होता है? तो ये चल संपत्तियों पर लागू होता है। इनविजिबल गुड्स हो गए, अचल संपत्तियां हो गई, इन सब पे ये अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनपेड सेलर मीन्स, अदत्त विक्रेता कौन होता है? तो वो व्यक्ति जिसे पूरा पैसा नहीं मिला है, हु हैज़ नॉट बीन पेड फुल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डू यू मीन बाई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, रचनात्मक सुपुर्दगी से क्या आशय होता है? तो राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड, माल की सुपुर्दगी का अधिकार किसी को दे देना, उसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहाँ पे देखिएगा अधिकार दे रहे हैं अभी वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डू यू मीन बाई सिंबलिक पोजेशन, प्रतीकात्मक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो जैसे डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ लॉक ऑफ गोडाउन वेयर द गुड्स आर, गोदाम के ताले की चाबियाँ दे देना जहाँ पर माल रखा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक, यानी कि वो एक इशारे की तरह से अधिकार को हस्तांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज सेलर, विक्रेता कौन होता है? तो वो व्यक्ति होता है जो या फिर तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेल खुद कर लेता है, या फिर एग्री करता है कि भविष्य में हम इसका सेल कर देंगे, तो उसे हम लोग सेलर बोलते हैं, जो बिक्री करता है या बिक्री करने के लिए सहमत होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज डैश टू डैश पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शर्त एक ऐसा बंधन होता है जो अनुबंध के लिए क्या होता है, तो वो आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज खरीदने गए, तो फ्रिज में शर्त क्या है कि वहाँ पे पानी ठंडा हो जाए, हमारा कोल्ड ड्रिंक रखें वो ठंडा हो जाए, आइसक्रीम उसमें अच्छे से बन जाए, तो वो क्या है, शर्त है कि फ्रिज ऐसा होना चाहिए। वो क्या होता है, आवश्यक है। अगर मान लीजिए फ्रिज आप खरीद के लेके आए, पानी नहीं ठंडा हो रहा, तो क्या करोगे, सामान को रख लोगे? नहीं रखेंगे, हम लोग सामान को वापस कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि हमको पानी ठंडा चाहिए था। तो वो कंडीशन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज़ नेसेसरी, जो आवश्यक है। वहीं पर एक आता है
वारंटी। वारंटी में क्या होता है, ये कोलेट्रल होता है यानी कि सहायक। जैसे फ्रिज चाहिए, मरून कलर का चाहिए, तो आप लेकर के आए, उसमें बोला कि हाँ मरून कलर का है, आप इसको लेकर के जाइए, घर पे लेके आते हैं तो वो अलग तरीके का दिखता है, आपको समझ में नहीं आता वो कलर। तो आप क्या करेंगे, पानी ठंडा कर रहा है, वो एसेंशियल है, उसने वादा किया था कि हाँ ये मरून कलर का है, लेकिन उससे हल्का फुल्का अलग कलर है, तो वो काम आपका चल जा रहा है ना, इसीलिए इसको सहायक बोला जाता है, कोलेट्रल है। आप उससे 500 रुपये 1000 रुपये क्लेम करके वापस ले सकते हो, लेकिन सामान को वापस करने का इसमें कोलेट्रल वाले में नहीं रहता है। आई होप समझ में आए हो आपको। क्वेश्चन नंबर 42 है, इट इज़ स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। यह मानक नियम है कि जोखिम अनुसरण करता है। जोखिम पीछे पीछे किसके चलता है, तो वो किसके चलता है, प्रॉपर्टी के, यानी कि संपत्ति। संपत्ति नहीं होगा यहाँ पे, ऑनरशिप होगा, यानी कि स्वामित्व। तो स्वामित्व जो होता है उसके पीछे पीछे रिस्क फॉलो करता है। अब ये हम लोग क्यों देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, जैसे फ्रिज ही था, आप फ्रिज खरीदे और उसको दुकानदार के पास ही रख दिया कि बोला कल लेके जाएंगे, रात में भूकंप आया और ये फ्रिज खत्म हो गया। अब इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इसलिए हम लोग देखते हैं कि रिस्क किसके पास है उस टाइम पे। तो जब सामान खरीद लिया है यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो चुका है, तो रिस्क जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, जो बायर है। वहीं पर ये रहता कि आप बोल देते कि अच्छा ठीक है इसको रख दीजिए और संभाल के रखिएगा, कल हम आएंगे इसको लेके जाएंगे, तो रिस्क किसके पास है, वो सेलर के पास रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में रिस्क को देखा जाता है किसके हाथ में है, प्रॉपर्टी के माध्यम से, यानी कि स्वामित्व के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 43 है, सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डैश कॉन्ट्रैक्ट। माल अधिनियम में बिक्री के तहत बिक्री अनुबंध डैश अनुबंध होता है, तो ये होता है एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूटिव रहता है एग्रीमेंट में। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन एग्रीमेंट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक्स प्लेस। जब एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण सेलर से बायर की तरफ कब जाता है, तो वो जाता है फ्यूचर डेट में, यानी कि भविष्य में। जब एग्रीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। अनुबंध की विषय वस्तु क्या होती है, तो एग्जिस्टिंग गुड हो गया, गुड पर्सिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, गुड पर्सिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ये तीनों इसके वस्तु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेल बाय ऑक्शन। नीलामी द्वारा बिक्री किस प्रकार की बिक्री होती है, तो ये सेल विदाउट रिजर्व, सेल विद अ कंडीशन, सेल विद अ राइटली एक्सप्रेसली रिजर्व्ड, ये ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड आर कॉल्ड। जब बिक्री का अनुबंध बनाया गया तो उस समय पे माल को पहचान लिया गया और उस पर सहमति हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट वस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, when under a contract of sale the transfer of property in good is to take place at future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled the contract। जब बिक्री के अनुबंध के तहत माल में संपत्ति का हस्तांतरण भविष्य में होना है या कुछ शर्तों के अधीन होना है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि बेचने का उस टाइम पे समझौता हो रहा होता है, ठहराव होता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस पूरा होंगे तब तो जाके सेल होगा, और फ्यूचर टाइम में संपत्ति का हस्तांतरण होगा, तो इसे एग्रीमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, द बायर एंड द सेलर मस्ट बी डिफरेंट पर्सन, दिस एसेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड। बिक्री के अनुबंध में दो पक्ष होने चाहिए, खरीदार और विक्रेता, अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, यह किस प्रकार की आवश्यकता है, तो ये है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि द्विपक्षीय अनुबंध जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं और एक उसमें क्या रहेगा, बायर रहेगा, दूसरा उसमें सेलर रहता है, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड मस्ट बी बाई। विक्रय में प्रतिफल कैसा होना चाहिए, तो मनी के फॉर्म में होना चाहिए। जब आप डेफिनेशन पढ़े होंगे गुड का तो उसमें देखे होंगे कि लिखा था कि मनी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, और जब प्राइस की डेफिनेशन पढ़े होंगे, चाहे कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़े होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें लिखा होगा कि जो कंसिडरेशन होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए, मुद्रा के रूप में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 51, एक थोड़ा सा और चीज़ इसमें समझ लीजिए, जैसे मनी के फॉर्म में इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक पर्सन है ए, इसके पास एक वस्तु है एक्स, ये बी को बेचना चाहता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट ये सब करेंगे तो बी इसके बदले में कुछ पैसा देगा, कुछ रुपया देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल। दूसरी तरफ आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या फिर 11th-12th क्लास में एक सिस्टम आता था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय कुछ करके था हिंदी इसका, जहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो ये बार्टर हो जाएगा, ये सेल नहीं हो जाएगा। अगर कंसिडरेशन कोई वस्तु रहेगी तो उसको हम लोग बार्टर कहेंगे, सेल नहीं कहेंगे। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल होता है वो हमेशा मनी के बदले में होता है, यानी कि रुपए के साथ ही होता है, कंसिडरेशन हमेशा मुद्रा के रूप में रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 51 है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन नेचर इज कॉल्ड, बिक्री का अनुबंध होता है तो बिक्री का अनुबंध एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, निष्पादित अनुबंध। आई थिंक ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये आया था 1 जुलाई 1930 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच आर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड इज कंसीडर्ड इफेक्टिव फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब बिक्री का अनुबंध बनाते हैं तो उसमें कौन सा सुपुर्दगी का मोड सबसे सही रहता है, तो चाहे एक्चुअल हो जाए, चाहे सिंबॉलिक हो जाए, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो जाए, तीनों सही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन केस ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉय इज डैश, स्वीकृत बिल के मामले में कर्ता का दायित्व होता है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, प्राइमरी एंड कंडीशनल, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। तो जो जैसे कोई भी बिल लिखा गया या फिर खुद उसने लिखा और उसने स्वीकार किया कि इसमें इसका जो भुगतान है वो मैं कर दूंगा, तो हमेशा जिसने उसको स्वीकार किया है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है, यानी कि सबसे पहले भुगतान करने का जिम्मा उसी के नाम पे आएगा। और दूसरा अनकंडीशनल होता है, यानी कि बिना शर्त के रहता है। जब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत, चाहे प्राइमरी नोट चाहे चेक हो गया, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि हमेशा वो कैसा लिखा जाता है, अनकंडीशनल लिखा जाता है, बिना शर्त के लिखा जाता है। इसीलिए जो ड्रॉय की लायबिलिटी होती है वो भी अनकंडीशनल होती है और हमेशा प्राइमरी होती है। जो गारंटी देता है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, लेकिन जो उसको एक्सेप्ट करता है उसकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड बाय द स्टेच्यू, कानून द्वारा परिभाषित पराक्रम में लिखित नहीं है, तो बैंकर्स नोट ये कहीं भी डेफिनेशन में नहीं है, बाकी 4 5 6 ये तीनों हैं। तो प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया, ये तीनों पराक्रम में लिखित हैं, लेकिन बैंकर्स नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए बैंकर्स चेक को टिक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, एक पराक्रम में लिखित की आवश्यक विशेषताओं में शामिल है, पेबल टू ऑर्डर और बियरर, आदेश या वाहक को देय होता है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफरी कैन सू इन हिज नेम, वो अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यथाविधिधारी का उसमें टाइटल रहता है। तो उपरोक्त तो सभी होंगे, इसके फीचर होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। पेएबल टू ऑर्डर और बियरर क्या होता है कि जो भी बिल लिखा जाता है उसमें किसी न किसी पर्सन के नाम पर कुछ अमाउंट देना होता है, तो या फिर तो वो किसी के पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर होगा या फिर उसमें बियरर लिखा रहता है, यानी कि जो उस बिल को लेकर के जाएगा उसको पैसा भुगतान हो जाएगा, तो उसको हम लोग वाहक बोलते हैं। ईजिली ट्रांसफरेबल होता है, जैसे चेक आपने किसी के नाम लिखा, वो किसी और को वो चेक ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो ट्रांसफ़र ही होता है वो अपने नाम पर केस कर सकता है। मान लीजिए आपने लिख दिया था उसके नाम पर चेक और भुगतान नहीं किया, तो वो अपने नाम पर मुकदमा भी कर सकता है, और जब तक कि भुगतान नहीं प्राप्त होता है तब तक उसको क्या रहता है, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि यथाविधिधारी का उसको उस समय तक के लिए टाइटल मिला रहता है। यथाविधिधारी कौन होता है, जो पूरे फेथ के साथ उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया रहता है पेमेंट रिसीव होने के पहले। MCQ आई थिंक पार्ट 4 में मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल, निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री ठहराव के लिए सही होता है। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एग्रीमेंट टू सेल की बात किया है तो इसमें क्या होता है, जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो भविष्य में होता है और कुछ शर्तों को पूरा होने के बाद ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी इंक्लूड, वारंटी के उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट टू रिजेक्ट द गुड एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटिएटेड, ये अभी मैंने बताया था वो फ्रिज वाले एग्जाम्पल में कि जब वारंटी कोई चीज़ की रहती है तो हमारे पास ये अधिकार रहता है कि हम नुकसान के लिए दावा कर दें, लेकिन हम लोग सामान को वापस नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बायर में सू फॉर डैमेजेस, जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए मुकदमा भी कर सकते हैं, ये भी है। नो रेमेडी इज अवेलेबल इफ द फुलफिलमेंट ऑफ वारंटी बिकम्स इम्पॉसिबल बाय लॉ, यदि कानून खुद ही कहता है कि ये वारंटी आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि मैरून कलर का फ्रिज चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि ये मैरून कलर का फ्रिज नहीं बिकेगा, तो दुकानदार के लिए वो खुद ही असंभव हो गया, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। तो आप कहेंगे नहीं मुझे फिर से वो उसका भरपाई करो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कानून कौन होता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे रेमेडी कोई भी आपको अवेलेबल नहीं होगी अगर कोई काम ऐसा है जो कानून ने कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा कि जब भी ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, यानी कि वारंटी का उल्लंघन होता है, तो ये 3 तरीके के आपको कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अन अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द गुडार, अदत्त विक्रेता का अधिकार किस प्रकार का होता है।
अलाइन और राइट टू रिटेंशन ग्रहणाधिकार का। ग्रहणाधिकार मतलब क्या है कि सामान हमारे पास है, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम सामान की दूसरे पक्षकार को नहीं देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणाधिकार। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जैसे मान लीजिए सामान तो था, अभी आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन आपने ट्रक में वो लोड करके सामान भेज दिया है, तो रास्ते में रोकने का अधिकार है। आप फ़ोन करके ड्राइवर को मना कर सकते हैं कि आगे सामान लेकर के मत जाना क्योंकि अभी मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। द राइट ऑफ रीसेल पुनः विक्रय का भी होता है। द राइट टू विद होल्ड डिलीवरी, सुपुर्दगी को वो रोक सकता है, तो सभी प्रकार के उसको अधिकार मिले हुए हैं, वस्तु के लिए है ये। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड। अनुबंध खंडन का क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, क्रेता को मिला है, विक्रेता के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सुपुर्दगी ना देने के लिए जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मुकदमा कर सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वो मुकदमा कर सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। सेलर को, जो बायर है उसके विरुद्ध अधिकार मिला है, सॉरी, जो बायर है उसको सेलर के विरुद्ध अधिकार ही मिला है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हुआ तो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि पास होना कंपलसरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।